अब है वर्ण के भेद। नहीं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है या फिर वर्ण के कितने अब वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। अब हम आते हैं एक नंबर में किसे? स्वर में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, स्वर वर्ण किसे? अब हम इसमें भी जहाँ कहाँ जो कुछ मतांतर है उसको ही पहले बता देते हैं। जैसे कहीं कहीं कोई भाषा भी आती स्वर जो है जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर वर्ण नहीं, लेकिन सीधा कोई भाषा क्या है? स्वतः उच्चारित वर्णों को स्वर वर्ण नहीं, स्वतः उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। कहने का मतलब है कि स्वतः अर्थात कोई व्यक्ति अपने आप काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब हम इस बात को लिखें कि जो दूसरे के सहयोग से काम न कर सके उसको हम स्वावलंबी कहेंगे। नहीं, तो इतना लिखने से अच्छा है कि स्वतः उच्चारित वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम दोनों लिख देते हैं आपके लिए। नहीं, फिर जो स्वर वर्ण है वह कौन कौन है? सावधान होगा ना, या फिर इन्हीं वर्णों को हम स्वर वर्ण क्यों कहेंगे? नहीं, इसी वर्ण को हम स्वर वर्ण क्यों कहेंगे? ठीक, तो
और आई जाता है इसमें है और ठीक, इसमें री का प्रयोग भी होता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं प्रयोग नहीं भी होता है, ठीक है। इसलिए कि री जो है वह अधिकतर संस्कृत शब्दों में उसका प्रयोग जाते हैं, ठीक है। इसलिए री को छोड़ा गया है और री को भी छोड़ा गया है, ठीक है। क्योंकि क्यों छोड़ा गया है उसको लिखते, क्यों छोड़ा गया है तो क्या, यह केवल उदाहरण है, ठीक है। यहाँ दो ठीक। अब इसमें जो भी वर्ण है इसके उच्चारण के लिए क्या है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है जब आगे हम पढ़ेंगे तो यह क्या है, अम और अ नहीं, यह अयोगवान के अंतर्गत चला जाता है, स्वर के भेद में ही जाता है, लेकिन यहाँ जो है सो आप लोगों को यह नहीं पढ़ना है, कहीं उसमें हम नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मिटा दीजिएगा, इतने ही आप रहने दीजिएगा। इसको जब सीधा लिखिएगा तो फिर भेद बढ़ जाएगा, नहीं, अब आपको पढ़ना इतना ही, ठीक है। यह उदाहरण हो गया। अब हम आते हैं स्वर में भी दो प्रकार के स्वर, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय क्या है और विजातीय, तो ध्यान यह रखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण समान हो वह सजातीय होते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण भिन्न भिन्न हो जाए उनको विजातीय। जैसे अ है और आ है, ठीक है, और आ में क्या है, दोनों सजातीय है, इसलिए कि दोनों का उच्चारण स्थान कंठहीन। जिन स्वरों के उच्चारण स्थान समान हो सजातीय, और जिन स्वरों के उच्चारण अलग अलग हो जाए उनको विजातीय। जैसे संधि में जाएगा पढ़ने के लिए, संधि में जब स्वर संधि के चौथा भेद पढ़िएगा यण संधि, तो वहाँ जो है सजातीय और विजातीय का चक्कर वहाँ आ जाएगा। ऐसे आपको सजातीय और विजातीय इसके साथ ही बता देना है, ठीक है, ताकि वहाँ संधि पढ़ाते समय जब लिखाया जाए सजातीय स्वर और विजातीय स्वर तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे अ और आ है यह सजातीय है, ई और ई है सजातीय है, उ सजातीय है, ए सजातीय है और ओ सजातीय है। लेकिन विजातीय कैसे हो जाएगा, जब हम अ के बाद ई को लिख देंगे तो यह विजातीय, अ का उच्चारण स्थान कर्ण और ई का उच्चारण स्थान तालु, नहीं तो यह विजातीय। तो अब इसको लिखें क्या, अब लिखिए सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, ठीक है। ठीक, तो ये सब बता तो पहले ही है क्या लिखना है इसमें, ठीक, लिखेंगे
जिन स्वरों के उच्चारण स्थान समान होते हैं उन्हें सजातीय स्वर, जैसे ओ आ, ई, ऊ, ए इत्यादि। अब कहिएगा तो कैसे, तो फिर से इसको समझ लीजिए। इस दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, इसको इसमें कुछ लिखेंगे दूसरा, इसको लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे लिखेगा तो कोई भाषा नहीं है, लेकिन अब क्यों सजातीय है, ठीक है। तो इस दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और आ का उच्चारण स्थान क्या है, इसलिए दोनों सजातीय हो गए। इस दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, इसलिए हम सजातीय हो गया। और फिर इसका क्या है, ओठ, इसका क्या है, तो कंठ काल। ठीक, अब समझ गए, इसका कंठ तालु दोनों का है, इसका ओष्ठ है, इसका तालु है, और इसका, ठीक। अब इसमें जो है तो कंठ और तालु कैसे हो गया, इसका यह भी जानना जरूरी होगा ना। लेकिन आप लोगों को यह बहुत दिक्कत की बात हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो बता देते हैं कि बच्चा के क्लास हो गया कैसे होगा, तो इसको समझ। यह जो है संधि में चूंकि इसको पढ़ना है, वर्ण में जिसका ठीक नहीं होगा उसका संधि कभी ठीक नहीं होगा, ठीक। यह जो है किसके किसके मेल से बना, तो सबसे पहले अ प्लस ई, ठीक, बराबर अ का उच्चारण क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण क्या है, तालु है। दोनों मिलकर क्या हो गया, कंठ तालु हो गया। अब है इसी का यह दीर्घ है, इसी का यह दीर्घ है, मात्रा के ऊपर बढ़ा है। जैसे इसका दीर्घ की है, इसका दीर्घ की है, और इसका दीर्घ है, ठीक है। आप बड़ी तो एक, हाँ, फिर भी यही बनेगा, आ प्लस बड़ी हो जाए फिर भी ए बने, और अ प्लस दीर्घ है फिर भी ए ही बनेगा, ठीक। समझिए, संधि में पढ़ना होगा कहाँ पर, इसको पढ़ना होगा वृद्धि संधि में, तीसरा नंबर, स्वर संधि के तीसरा नंबर में इसको पढ़ना होगा, ठीक। विजातीय स्वर, अब देखते हैं विजातीय स्वर क्या है, पहले समझ लेते हैं कि हम विजातीय स्वर क्या है। ऐसे स्वर नहीं जिनके उच्चारण अलग अलग मात्रा से होते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण अलग अलग, जैसे अभी बताया कि कंठ हो गया और उसके बाद तालु वाला आ गया, तो क्या हो जाएगा, विजातीय स्वर नहीं। फिर ई आ गया या फिर आ गया नहीं, जैसे ध्यान दीजिएगा इत्यादि शब्द बोलता है, ठीक है, शब्द क्या है, इत्यादि, ठीक है। यह यौन संधि का
माने फेवरेट उदाहरण है। और यौन संधि में ही सजातीय और विजातीय स्वर दोनों का प्रयोग करना है। अच्छा, संधि आप लोगों को पढ़ाना है तो वहां पर जो है जैसे देखते हैं उसको लिखना नहीं है, देख लेना है। इत्यादि शब्द है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यह है इति और यह है, ठीक। इसमें क्या है, यहां देखते हैं तब कैसे पता चलेगा इसमें विजात में क्या है, नहीं तो थोड़ा इसके एक स्टेप और नीचे उतर जाते हैं। देखो ई प्लस अब देख लो अब याद है ना, अब याद गया तो ई आगे तो आ है, इससे तो हमको मतलब नहीं, आगे आ गया। अब यही जो है सो क्या हो गया, विजातीय हो गया। ये कोई दूसरे जात का है, ये कोई दूसरे जात का है। अब इन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है सो इत्यादि हो जाएगा, फिर इत्यादि हो जाएगा। यहाँ यह क्या हो जाएगा, ई और आ मिला है, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई और अ मिलके यह हुआ, लेकिन आ की मात्रा यहाँ आ लगा हुआ है, या हो गया। लेकिन बताया जाता है ई और, बाद में इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पूरा क्या लिखते हैं, या लिखते हैं, जो या यहाँ पर लिखा, ठीक। देखो विजातीय स्वर का मतलब यह है कि जिन स्वरों का उच्चारण भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण भिन्न भिन्न, उच्चारण भिन्न होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ उदाहरण के लिए बताया गया, इसका सजातीय और विजातीय स्वर का प्रयोग हमको कहाँ करना है, समझिए यौन संधि, स्वर संधि का चौथा है, ठीक। तो वहां पर सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा बनाने के लिए। तो यहाँ क्या देखे, तीनों को मिला दिए तो यह हो गया, ठीक है। यह चीज यहाँ पर इन तीनों को मिलाने से हो गया, नहीं लग रहा था, ठीक। ये तीनों को मिलाने से यह सब बन गया, ठीक। और यह सब अलग हो गया। अब इसमें आगे आ गया क्या, ये आगे आ गया, ये आगे आ गया। ऐसे पता तो नहीं चल रहा था, ऐसे तो लोग समझ रहे थे क्या है, तो आगे है नहीं, और तो आगे नहीं है, यही समझाने के लिए इसको हम तोड़ दिए। और तोड़ दिए तो ई आगे आ गया, और ई और अलग अलग जाति है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, चालू है, अद्वता है। ऐसा क्या है, तो जाति में हो गया, दूसरे जात का हो गया। एक जब हम मिला तो तीसरा दिन बना दिया है, और ई मिला ना, ई और अ मिला तो क्या बना, यह बना। लेकिन इसमें आ की मात्रा नहीं है, यह आ यहाँ पर